बच्चों आज आप लोग का जो है रसायन विज्ञान का पार्ट 1 का लेक्चर 2 वीडियो है, ठीक है ना। इससे पहले लेक्चर 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद इसे आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आइए हम लोग इसमें जहाँ तक हम लोग पिछला लेक्चर में जो छोड़े थे उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना। पिछला लेक्चर में हम लोग रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन पढ़ लिए थे और साथ में रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है पढ़ लिए थे। रासायनिक समीकरण को संतुलन किस तरह से किया जाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये सभी हम लोग पॉइंट्स को कवर कर लिए थे। तो आज जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चा। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के जो है प्रमुख 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? प्रमुख 4 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। प्रमुख जो है रासायनिक अभिक्रिया के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें से कि पहला जो होता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा होता है विस्थापन अभिक्रिया और चौथा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो आइए हम लोग एक एक करके सभी को समझते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि एकल उत्पाद रहेगा, ठीक है ना। अब उत्पाद और अभिकारक शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो लेक्चर 1 को आप लोग देख लीजिए, उसमें पूरा बता दिया गया, ठीक है ना। तो एकल जो अभिकारक रहेगा वो एकल करें दो या दो से अधिक अभिकारक जो रहेगा मिल करके और एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, मतलब एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, ठीक है बच्चा। जैसे कि यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है ना, प्लस में H2O है, जल है, और दोनों क्या किए, दोनों अभिकारक जो है आपस में मिल रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, तीर के निशान सूचित किया गया, अभिक्रिया कर रहा है। और अभिक्रिया करने के बाद जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया है। तो ये क्या है? एकल उत्पाद का निर्माण हुआ ना। तो ये जो है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। उसी चीज़ को यहाँ पर देखिए और शब्द में लिख दिए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूने के साथ चूने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में उष्मा भी उत्पन्न करेगी। और अभिक्रिया जब होगा तो साथ में किसका निर्माण होगा? उष्मा का निर्माण होगा, ठीक है ना। उष्मा भी इसमें निकलेगा, जिस कारण से इसका एक भाग होता है जिसे हम लोग कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है ना। जैसे देखिए और ऊपर करते हैं, यहाँ पर देखिए दिया गया है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। देखिए जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है, हाँ देखिए यहाँ पर है ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज, ठीक है ना। ग्लूकोज है और जो है ये अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से। किससे? ऑक्सीजन से। तो अभिक्रिया करने के पश्चात जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है और साथ में ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में जो है साथ में ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है ना, या उष्मा का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। इसका उदाहरण ये हो गया, ठीक है। बाकी परिभाषा आपको ऊपर बता दिया गया है। आगे देखिए है ये जो है उष्मा शोषी। ये उष्मा शोषी अभिक्रिया जो है ये अगला दूसरा भाग जो है ना वियोजन अभिक्रिया, इसके अंतर्गत आता है। तो पहले हम लोग वियोजन अभिक्रिया को पढ़ लेते हैं। देखिए वियोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक छोटे छोटे उत्पाद में टूटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसा अभिक्रिया जिसमें जो है एकल अभिकारक रहेगा लेकिन अभिक्रिया के पश्चात जो है दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण कर देगा, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर फेरस सल्फेट है, अभिक्रिया किया, अभिक्रिया से करते समय उष्मा का भी यहाँ पर उपयोग हुआ है और जो है अभिक्रिया के पश्चात फेरिक ऑक्साइड बना दिया है, मतलब Fe2O3 बना दिया है जो कि सॉलिड रूप में है। इसके बाद साथ में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड बनेला है और सल्फर डाइऑक्साइड बनेला है, SO3 भी बनेला है जो कि गैस के रूप में है, फेरिक ऑक्साइड भी है, ठीक है ना। तो इसमें किसका भी आवश्यकता पड़ा है? उष्मा की आवश्यकता पड़ा है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, फिर उसमें जो है उष्मा की आवश्यकता पड़ा, अभिक्रिया में उष्मा दिए। इसके बाद उष्मा के बाद क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम करे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है ना, जो कि गैस रूप में। यानी कि एकल अभिकारक रह रहा है, मतलब एक वो अभिकारक रह रहा है लेकिन अभिक्रिया के पश्चात दो गो यहाँ पर जो है उत्पाद का निर्माण हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए एक गो अभिकारक है, कई गो यहाँ पर उत्पाद एक गो अभिकारक से एक दो तीन गो उत्पाद का निर्माण हुआ, यानी कि दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है वियोजन अभिक्रिया में। किससे? तो एकल उत्पाद से, ठीक है ना, एकल अभिकारक से जो है एकल अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए लेड नाइट्रेट है, PbNO3 ये पूरा ट्वाइस है,
और इसमें तापमान मतलब हीट दिया गया, इसमें भी ऊर्जा दिया गया, उष्मा दिया गया। अभिक्रिया के बाद जो है लेड ऑक्साइड बना दिया, साथ में जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दिया और ऑक्सीजन गैस भी बना दिया, ठीक है ना। मतलब इसमें जो हम लोग उष्मा भी दिए, एकल था, एकल से अभिक्रिया करके, एकल अभिकारक से अभिक्रिया करके 3 गो उत्पाद का निर्माण यहाँ पर कर दिया, 3 गो उत्पाद। तो क्या है? वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। वियोजन अभिक्रिया यहाँ पर हुआ, इसे हम लोग जनरली अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया करते हैं। इसी के अंतर्गत जो है उष्मा शोषी अभिक्रिया आता है, जो कि यहाँ पर देखिए आप लोग को दिख रहा होगा। तो उष्मा शोषी किसे कहेंगे? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा का आवश्यकता होता है, ठीक है ना, जो है उसे हम लोग क्या कहेंगे? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखिए साग सब्जी हो गया, साग सब्जी वनस्पति द्रव का विघटन होकर कंपोस्ट बनना, ये सब क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है, ठीक है ना। चलिए, उष्माक्षेपी बोलिए उष्मा शोषी है, ठीक है। चलिए आगे, कहाँ गया? चलिए, अब यहाँ पर देखिए जो एक हम लोग और अभिक्रिया देखने वाले हैं, जिसमें कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड और धूसर रंग के, मतलब धूसर रंग के हो जाता है, और प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। सूर्य के प्रकाश जब पड़ता है ना सिल्वर क्लोराइड पर, तो जो है रिएक्ट होकर के अभिक्रिया करके सिल्वर में अलग टूट जाता है, क्लोरीन में अलग टूट जाता है। मतलब सिल्वर जो है, चांदी जो है सॉलिड रूप में ही रहेगा, लेकिन क्लोरीन गैस बन के उड़ जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार की अभिक्रिया करता है। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है ना, ये भी इसी तरह की अभिक्रिया करता है। जैसे हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ाते हैं, तो ये भी जो है सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन जो है मतलब ब्रोमाइड ब्रोमीन जो है उड़ जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है ना। इस अभिक्रिया का उपयोग जनरली श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। चलिए आगे देखिए, तीसरा जो है विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। इसमें देखिए, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व उसमें उससे कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, और उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ अभिक्रिया करेगा यहाँ पर, ठीक है ना। लोहे का कील है और ये कॉपर सल्फेट है, ये दोनों यहाँ पर देखिए, एक ये हो गया जो है अभिकारक में, एक हिस्सा ये है और दूसरा ये है। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। तो यहाँ पर कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? फेरस, ठीक है ना। फेरस मतलब लोहा। तो लोहा जो है क्या करेगा? कॉपर को यहाँ से हटा देगा और अपना स्थान कॉपर के पास ले जाएगा। जैसे कि देखिए अभिक्रिया के पश्चात देखिए यहाँ इक्वेशन के अभी जो है रिएक्ट किया, इसके बाद फेरस सल्फेट बन गया। पहले से क्या था? कॉपर सल्फेट। यहाँ पर आकर के जो है आयरन आकर चिपक गया और यहाँ से जो कॉपर को अलग भेज दिया, यानी कि विस्थापित कर दिया। तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। इस अभिक्रिया में लोहे यानी कि आयरन दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया, तथा अभिक्रिया में को विस्थापन अभिक्रिया ही मतलब विस्थापन अभिक्रिया प्रोसेस को पूरा किया है, ठीक है ना। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ और भी उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए, जिंक हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, अभिक्रिया करेगा। तो देखिए जिंक जो है ना, कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो कॉपर को यहाँ भी विस्थापित कर देगा जिंक, और जिंक सल्फेट बना देगा, और कॉपर देखिए अलग हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए लेड है, पीवी, और यहाँ पर कॉपर क्लोराइड है। तो यहाँ पर देखिए पीवी जो है ना ज़्यादा अभिक्रियाशील है, किससे? कॉपर से। तो कॉपर को यहाँ भी विस्थापित कर देगा, पीवी क्लोराइड बना देगा, और कॉपर देखिए अलग विस्थापित हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग का विस्थापन अभिक्रिया। आगे देखिए 4th नंबर में है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयनों का मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसी का आदान प्रदान होता है। यदि देखा जाए तो अभिकारक में यदि 2 यौगिक है, तो दोनों यौगिक जो है कुछ हिस्सा इसमें से जो है फर्स्ट वाला में से सेकेंड में आएगा, और सेकेंड में से फर्स्ट में आएगा। इसको हम थोड़ा सा ना रफ साइड ले जाते हैं और इधर साइड बताते हैं। जैसे देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए AB एक यौगिक है, प्लस में एक CD यौगिक है, ठीक है ना। रुकिए इसको मिटाते हैं थोड़ा। CD है, CD एक यौगिक है, और ये अभिक्रिया करेंगे। तो अभिक्रिया करने के बाद क्या होगा कि A जो है ना D के पास चला जाएगा, और जो C है B के पास आ जाएगा, यानी कि बना देगा AD बन जाएंगे, प्लस AD बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा? A ये वाला हो गया है, और D ये वाला हो गया, और B जो है किसके पास आ जाएगा? C के पास आ जाएगा, यानी कि AD प्लस BC बन जाएंगे, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर जो है दोनों एक दूसरे का आदान प्रदान किया है, ठीक है ना। दोनों तरफ से आयनों का आदान प्रदान हुआ है। तो इस तरह के जो है अभिक्रिया क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और सिर्फ एक में से इधर उधर होता आदान प्रदान तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये रहा हम लोग के द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। यहाँ पर नीचे देखते हैं हम लोग। सोडियम सल्फेट है, ठीक है ना। सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है।
अभिक्रिया किया तो अभिक्रिया करने के बाद देखिए बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड, क्योंकि देखिए सोडियम जो है बेरियम को विस्थापित कर दिया और बेरियम जो है सोडियम को विस्थापित करके अपना स्थान यहाँ पर ले लिया है और सोडियम जो है यहाँ पर क्लोरीन के साथ जुड़ गया है। तो क्लोरीन के साथ जुड़ करके सोडियम क्लोराइड बना दिया और सल्फेट जो है बेरियम के साथ जुड़ के बेरियम सल्फेट बना दिया, यानी कि यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हुआ दोनों तरफ से, ठीक है ना। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहेंगे हम लोग, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है बच्चा। चलिए आगे देखिए, उपचयन है, ठीक है ना। आगे हम लोग को 2 टॉपिक्स और पढ़ना है अभिक्रिया के बारे में, जिसका नाम है उपचयन और अपचयन, और दोनों को मिला करके एक होगा जिसका नाम है रेडॉक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं उपचयन अभिक्रिया। देखिए वैसा अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का उपचयन होता है, उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। मतलब वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है ना, और हाइड्रोजन जो है वहाँ से विस्थापित होता है, अलग होता है। तो देखिए इसका उदाहरण कॉपर है और कॉपर में जो है ऑक्सीजन का योग हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, मतलब कॉपर में जो है ऑक्सीजन जुड़ रहा है और जुड़ने के बाद देखिए CuO का मतलब कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर दिया। तो किस प्रकार का अभिक्रिया हो गया, तो उपचयन अभिक्रिया हो गया। कैसा हो गया, उपचयन। अब इसका जस्ट उल्टा होता है वो अपचयन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जस्ट नीचे अपचयन अभिक्रिया, देखिए पदार्थ में अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास मतलब ऑक्सीजन कम होगा, ठीक है ना, और हाइड्रोजन का वृद्धि होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया है, कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। अब जब ये लोग दोनों अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है ना हट करके और हाइड्रोजन के पास चल गया, वो अकेले कॉपर बच गया, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ से ह्रास हुआ, हट गया, और हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन के पास चला गया ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो है क्या हो, कौन सा अभिक्रिया हो गया, अपचयन अभिक्रिया हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हुआ, ह्रास हुआ है, ठीक है ना। देखिए याद रखिए, ऑक्सीजन जहाँ ह्रास होता है मतलब घटता है वहाँ हो जाएगा अपचयन, ठीक है ना। अपचयन 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 में क्या हो गया, ऑक्सीजन जो है घटेगा, और उपचयन में क्या हो गया, उपचयन में ऑक्सीजन जो है प्लस होगा, मतलब जुड़ाएगा, योग होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अब दोनों साथ में रहेंगे तब उपचयन भी और अपचयन भी दोनों साथ अभिक्रिया होगा, उसे हम लोग रेडॉक्स सिंपल कहते हैं, ठीक है ना। जिसका परिभाषा ये हम लोग पढ़ते हैं उपचयन अपचयन जो दोनों होंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स कहेंगे। अभिक्रिया के जो परिभाषा को देखिए यहाँ पर, जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ उपचयन और दूसरा पदार्थ अपचयन करता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन है, ठीक है ना, और अभिक्रिया के पश्चात जो है कॉपर और हाइड्रोजन ऑक्साइड बना दिया, मतलब जल बना दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि कॉपर जो है ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है, तो ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है, तो यहाँ से जो यहाँ तक का प्रोसेस हो गया ऑक्सीजन का त्याग करने के लिए जो कॉपर त्याग किया, तो यही कहलाएगा अपचयन। क्या कहलाएगा, अपचयन। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जो है इससे जो है ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है, ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड से क्या कर रहा है, ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन ऑक्साइड बना दे रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है क्या कहलाएगा, उपचयन, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, और यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, घट रहा है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास होगा वो अपचयन, और जहाँ पर ऑक्सीजन का वृद्धि होगा उपचयन, ठीक है ना। रेडॉक्स अभिक्रिया के और भी उदाहरण है, यहाँ पर देख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन है, और यहाँ पर देखिए जाकर के जिंक अलग हो गया है, ऑक्सीजन त्याग दिया है, और जो कार्बन जो ऑक्सीजन को प्राप्त कर लिया है, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए कि ये जो है यहाँ पर इस तरह से जो हुआ है, ये किस प्रकार का अभिक्रिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक सी से, और ये जो हम यहाँ पर डार्क कर दे रहे हैं इस तरह से, बताइए कि किस अभिक्रिया यहाँ पर हुआ है, कौन सा अभिक्रिया हुआ है, ठीक है ना। सिर्फ ये वाला बताना है आपको। देखिए कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए ZNO जो है ऑक्सीजन त्याग किया है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। उसी तरह से इसका आप लोग जो है कमेंट्स में बताइए, आप लोग सॉल्व कर लीजिए कि इसका जो है कौन उपचयन हुआ और कौन अपचयन हुआ, ठीक है ना। इसमें हाइड्रोजन का स्तर पर देखना है। चलिए यहाँ पर भी देखिए उदाहरण, मतलब थोड़ा सा इसको समझना ही जरूरी है। देखिए अभिक्रिया 1 में क्या हुआ है कि कार्बन उपचयित हुआ है, कार्बन जो है उपचयित हुआ है। एक चीज़ और समझ लीजिए, ठीक है ना, बहुत जरूरी है, क्योंकि एक उपचयित और अपचयित से पूछता है। कार्बन क्या हुआ है, उपचयित हुआ है, मतलब इसको ऑक्सीजन जिसको मिलता है ना उपचयित कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचयित। और जो ऑक्सीजन त्याग करता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपचयित कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयित कहते हैं। उपचयित और अपचयित नाम से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, इसलिए याद रखेंगे। जो ऑक्सीजन प्राप्त करेगा वो क्या कहलाएगा, उपचयित, और जो ऑक्सीजन त्याग करेगा अपचयित कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए Zn जो है ऑक्सीजन त्याग करने वाला है तो क्या कहलाएगा, अपचयित कहलाएगा, और कार्बन प्राप्त करने वाला तो उपचयित कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग संक्षारण, किस क्या होता है संक्षारण, ठीक है ना। बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में लगभग संक्षारण और एक और टॉपिक है जिसका नाम है विकृत गतिता, जो कि नीचे दिया गया है, ठीक है ना। ये दोनों में से एक जो है लगभग पूछ ही लिया जाता है एग्जाम में। चलिए जब संक्षारण को हम लोग देख रहे हैं, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाती है तब यह संक्षारित होती है, मतलब खराब हो जाता है, ठीक है ना, जंग वगैरह लग जाता है।
और इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। जैसे देखिए चांदी के ऊपर काली परत या तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये सब क्या है, संक्षारण के उदाहरण है, ठीक है ना। मतलब कि कोई भी धातु जो है वायु के या नमी वगैरह के संपर्क में आता है तो उसमें जो जंग लग जाता है, मतलब जो है संक्षारित हो जाता है, तो उसे ही उस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे चांदी के ऊपर जो है काली भूरी परत चढ़ जाती है, उसी तरह से जो है तांबे के ऊपर हरा परत चढ़ जाता है, ये सब क्या है, संक्षारण के उदाहरण है, ठीक है बच्चा। चलिए आगे इसका बचाव के लिए उपाय देखिए। तो ये क्या करेंगे हम लोग कि तेल या ग्रीस की परत लगा देंगे, रंग कर देंगे, पेंटिंग कर देंगे, गैल्वेनीकरण कर देंगे, ठीक है ना। ये सब इसका तरीका है। इसी तरह से और भी तरीके हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग विकृत गंधिता। देखिए विकृत गंधिता क्या होता है, तो देखिए वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है, मतलब जो तैलीय पदार्थ है और वसा युक्त पदार्थ है, भोजन भी हो सकता है, उसे हम लोग लंबे समय तक रखते हैं तो उसमें जो है प्रयुक्त तेल वसा उपचयित होकर के, ठीक है ना, वसा ही सब ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के जो है विकृत गंधित हो जाता है, मतलब खराब हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है बच्चा। यदि भोजन वगैरह है, कोई भी तेलीय पदार्थ है, वसायुक्त पदार्थ है, और वो जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आता है, तो वो खराब हो जाता है, उसे ही हम उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसे बचाने के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, रोकने के लिए क्या क्या उपाय है, ठीक है ना। इसे रोकने के लिए क्या क्या हम लोग उपाय लगा सकते हैं, देखिए तो देखिए जो भी तेल वसायुक्त सामग्री है उसे उपचयन से रोकने के लिए हम लोग जो है ऑक्सीकारक उसमें मिला देना, मतलब प्रति ऑक्सीकारक, मतलब जो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आने दे। जैसे साथ में देखिए खाद्य सामग्री जो है, जो भी खाद्य सामग्री है उसको संग्रहित करने वाले थैली में ऑक्सीजन को हटा देना है, मतलब उसमें जो ऑक्सीजन है उसको हटा देना है, और उसमें जो है नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय जो भी गैस है उसको भर देंगे हम लोग, ताकि जो है उनका उपचयन न हो सके। उपचयन नहीं होगा तो जो भोजन खराब नहीं होगा, ठीक है बच्चा। तो आज आप लोग का जो है इस चैप्टर 1 जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पूरा कंप्लीट हो गया है, लेक्चर 2 वीडियो है, ठीक है ना। बाकी आगे हम लेक्चर 3 वीडियो लेके आएंगे जिसमें कि अभ्यास का जो भी प्रश्न उत्तर है उसमें बनाया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। बाकी पेज प्रश्न के लिए भी वीडियो बना दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है, ठीक है ना बच्चा लोग। तो बाकी हम मिलते हैं जस्ट ही नेक्स्ट वीडियो।